वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेट है आज 8 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। नेशनल सेक्शन में सबसे पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मराठवाड़ा रीजन जो है, ये दिस रीजन इज़ द मराठवाड़ा रीजन। तो मराठवाड़ा रीजन में इस साल फार्मर्स के जो सुसाइड हैं उनके नंबर्स इंक्रीज़ हो गए हैं। जैसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में जनवरी से जून का जो पीरियड होता है 6 मंथ का, इस पीरियड में इस साल हमको 520 फार्मर्स के सुसाइड देखने के लिए मिले हैं, विच आर 20% मोर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इसी सेम पीरियड में 430 फार्मर सुसाइड हमको देखने के लिए मिले थे। सो देयर इज अ 20% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड इन दिस रीजन। ये दो रीजन जो है, एक मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र का और एक ये विदर्भ रीजन, ये दोनों रीजन बहुत ज़्यादा फार्मर सुसाइड के लिए प्रोन रीजन है। यहाँ पे फार्मर सुसाइड सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जोग्राफिकल एग्रीकल्चरल कंडीशंस बोल लीजिए कि उस कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं है और फार्मर्स जो हैं ये कंटिन्यूसली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेप्ट में रहते हैं। फॉर दैट रीज़न हम लोग ओनली दिस इज़ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो। इसमें भी मराठवाड़ा रीजन में ये जो बीड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा सुसाइड देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। द सेकेंड न्यूज़ रिलेट टू आंध्र गवर्नमेंट। आंध्र गवर्नमेंट ने जो है अभी रिसेंटली एक नया प्लान रिलीज़ किया है, दैट इज़ अमरावती क्वांटम वैली प्लान। इसके अंदर में ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए काम कर रही है। और यहाँ पे ये इनका टारगेट है कि जनवरी 1, 2029 तक ये $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इससे ये अमरावती को एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हब के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2027 तक ये टारगेट है कि $500 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। बाय 2029 यहाँ पे $1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। इसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक ग्लोबल क्वांटम कोलेबोरेशन काउंसिल GQCCV बनाएगी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन करते हुए जो भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट या डेवलपमेंट है उसको मैनेज या उनको इम्प्लीमेंट करेगी और R&D को, जॉइंट R&D को प्रोड्यूस पोस्टर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए काम करेगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऐसे हब बनाना हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी इंड्यूस कर सकें। The third news relates to Tamil Nadu. This is a very good and important news because it is related to tuberculosis. तो तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया है। It has become the first state which has basically adopted TB डेथ प्रेडिक्शन मॉडल। तो ये TB डेथ प्रेडिक्शन मॉडल क्या होता है? इसके अंदर में ये जो प्रेडिक्शन मॉडल है, ये किसी भी एडल्ट जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ को प्रेडिक्ट करता है उस बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज इन द पर्सन। ये बताता है कि अगर टाइमली मैनेजमेंट नहीं किया गया या एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लिए गए तो उसकी डेथ की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने टाइम के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। और उसको जो एग्जिस्टिंग स्टेट वाइड एप्लीकेशन है, एक ऑलरेडी स्टेट एप्लीकेशन है तमिलनाडु की TB सेवा, जिसके अंदर में वो पूरा का पूरा पेशेंट का, TB के पेशेंट्स का, डायग्नोज पेशेंट्स का मैनेजमेंट करते हैं, डाटा इंटीग्रेट या डाटा मैनेज करते हैं, उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया है ताकि जितने भी कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स हों उनको ये इंडिकेट कर सकें कि इस एडल्ट में TB की सीवियरिटी कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली वो पेशेंट के लिए क्या मैनेजमेंट या क्या आगे चल के स्टेप्स लेना चाहिए पेशेंट की केयर के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए, वो पूरी चीज़ वहाँ पे वो डायरेक्ट करता है। तो ये क्या एम करता है, ये जो सिस्टम है, ये प्रिडिक्टिव मॉडल जो है ये ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने डेवलप किया है। और ये इसका एम है कि पेशेंट का जो डायग्नोसिस से हॉस्पिटल एडमिशन का जो एवरेज टाइम होता है और ट्रीटमेंट का जो एवरेज टाइम होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये एम करता है। So this is the second important news. Then we move to third news related to Great Nicobar project. So यहाँ पे न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे एक एनवायरनमेंट रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाई थी, उससे उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सील्ड एनवेलप में सबमिट करी है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है साथ में अटैच करके कि हमने ग्रेट निकोबार के कंजर्वेशन एफर्ट के लिए 80 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन कर दिए हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो अब ये न्यूज़ क्या है, जैसे न्यूज़ का बैकग्राउंड ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर में हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उन पे एक बहुत अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाने की कोशिश है, जिसके 2-3 एम है। एक तो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रीजन से उसको डेवलप करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
दूसरा वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहती है और तीसरा अंडमान एंड निकोबार के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती है ताकि वहाँ के लोगों के लिए वो और ज़्यादा डेवलपमेंट के फॉर्म में उनको हेल्प कर पाए। तो ये पूरा प्रोजेक्ट 81,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में एक इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, एक टाउनशिप बनाई जाएगी, एक सिविल और मिलिट्री यूज़ के लिए एयरपोर्ट बनाया जाएगा और 450 एमवीए का गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट वहाँ पे बनाए जाएंगे। इस पूरे पार्ट को, इस पूरी प्रोसेस को करने में अराउंड 130 स्क्वायर किलोमीटर्स का फॉरेस्ट जो है ये डाइवर्ट होगा और कम से कम मिलियंस ऑफ ट्रीज जो है इनका जो है फेलिंग होगी, इनके जो रिमूवल होगा। और एनएडीको नाम की एक एजेंसी बनाई गई है जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। तो कंसर्न यहाँ पे ये था कि यहाँ पे कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल करी थी कि इससे अंडमान के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होगा एंड गवर्नमेंट को जो है एडिक्वेट स्टेप्स लेना चाहिए उस हार्म को रिवर्स करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंडमान एंड निकोबार को। तो एनजीटी ने यहाँ पे एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को फॉलो करते टाइम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के वो फॉलो कर रही है कि नहीं। और उसी पे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इस एचपीसी को ही रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट की डिटेल्स जो है ये पब्लिक नहीं की गई हैं इसलिए वी डोंट नो द डिटेल ऑफ इट येट। बट एचपीसी का कहना ये है कि एचपीसी ने पहले भी ये बोला है कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कोस्टल रेगुलेशन से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को फॉलो किया है। अब इस रिपोर्ट के आगे बेस्ड ऑन द डिटेल्स द यूनियन गवर्नमेंट हैज सबमिटेड टू द एचपीसी वो आगे का फिर स्टेप या आगे के डिसीजन उस पे बेस्ड लेंगे। सो दिस project is very very important when it comes to our internal security, when it comes to internal and external security both, and the development of military and civil infrastructure in the island nation। ये आप याद रखेगा। इसके बाद आती है एक रिपोर्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पे नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ मिलके एक एसडीजी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल गोल्स इंडेक्स रिपोर्ट निकाली है। सो यू माइट बी अवेयर कि एक हमारे यूएन के एसडीजी गोल्स होते हैं उसके अंदर में कुछ 17 गोल्स हैं। उन गोल्स के अंदर में कुछ गोल्स हैं जो पॉवर्टी, हंगर, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव सिटीज़ का डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों से डील करता है। तो इसी पैरामीटर पे, इन्हीं पैरामीटर्स को लेके नीति आयोग भी जो है अलग अलग रीजन्स को, स्टेट्स को और नॉर्थ ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर करता है कि वहाँ पे एसडीजी के जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसी पे उन्होंने, नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने अचीव हो रहे हैं इसको लेके एक रिपोर्ट निकाली है 2023-2024 की। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के 85% डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में फ्रंट रनर स्टेटस को अचीव कर लिया है। व्हाट इज दिस फ्रंट रनर स्टेटस? जब नीति आयोग एसडीजी गोल्स के अचीवमेंट में एसेस करती है स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डालती है बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट। द फर्स्ट स्टेटस इज अचीवर कैटेगरी, द सेकंड कैटेगरी इज फ्रंट रनर कैटेगरी, द थर्ड इज परफॉर्मर एंड द फोर्थ इज एस्पिरेंट कैटेगरी। ये कैटेगरी किस बेस पे होती है? जैसे आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स जो हैं जिन पे वो एसेस कर रही है नीति आयोग, उन आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स पे कितने टारगेट अचीव करे हैं, जितने ज़्यादा टारगेट उतना ज़्यादा स्कोर होता है। जैसे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं तो उसको अराउंड 100 का स्कोर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अचीवर कैटेगरी। फ्रंट रनर कैटेगरी वो होती है जिसमें 65 से 99 तक का स्कोर मिला हो, परफॉर्मर मतलब 50 to 65 का स्कोर मिला हो और एस्पिरेंट मतलब लेस देन 50 का स्कोर मिला हो। ये पूरा जो कैटेगरी वाइज जो स्कोरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद करती है, तो ये आप याद रखिएगा। तो जब मैं इस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं 85% डिस्ट्रिक्ट ने ये फ्रंट रनर कैटेगरी अचीव कर ली है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हियर। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सट्रीमिज्म है उससे रिलेटेड भी डिस्कशन करना होता है। तो वहाँ पे आप इस रिपोर्ट को साइट कर सकते हैं ये बताने के लिए कि वहाँ पे भी हम एम्पावरमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट के हम काम कर रहे हैं। इनमें ये सारी डाटा इंडिविजुअल तो आप पूरे नहीं याद रख सकते, बट 1 और 2 विल बी इम्पॉर्टेंट देयर टू मेंशन। जैसे मिजोरम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम के सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने फ्रंट रनर स्टेटस अचीव कर लिया है। सिमिलरली मिजोरम का नानथियाल नाम का डिस्ट्रिक्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की तरह इमर्ज हुआ है। सो दीज आर
some of the important ones with data ones which you can remember in order to mention it for the means answer writing purpose. प्रीलिम्स के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना डिटेल में पूछना यूपीएससी जनरली नहीं पूछती प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे। आई एम टेलिंग। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ आती है रिलेटेड टू ईरान। आपको याद होगा हमने 4 से 5 दिन पहले ये डिस्कस किया था कि ईरान और पाकिस्तान जो है इनके यहाँ जो अफ़गानी माइग्रेंट्स हैं इनको ये वापस अफ़गानिस्तान में डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने जो भी अफ़गानीज़ उनकी कंट्री में रह रहे थे उनको 30 जून की डेडलाइन दी थी कि आप बाय 30 जून ईरान छोड़ के आप जो अफ़गानिस्तान है जिस कंट्री से आप आए हो वहाँ पे आप वापस लौट जाओ। तो उसको बहुत बहुत सीवियर तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से ईरान इम्प्लीमेंट कर रहा है। ईरान में अराउंड 4 मिलियन अफ़गानिस्तान रहते हैं जिनका डिपोर्टेशन करने पे ईरान जो है बहुत फ़ास्ट तरीके से काम कर रहा है। अकेले पिछले महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को ईरान ने अफ़गानिस्तान में वापस डिपोर्ट कर दिया था, जिनमें थाउज़ेंड्स ऑफ लोन वुमेन थी जिनकी कोई फैमिली नहीं है और जिनको अफ़गानिस्तान में तालिबान की राइज के अंदर में बहुत ज़्यादा टेरर रेजाइम का, बहुत टेररफुल कंडीशंस का जो है फेस अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूएन की जो एजेंसीज़ है, यूएन माइग्रेशन एजेंसी, इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो वुमेन का डिपोर्टेशन हो रहा है वापस अफ़गानिस्तान में, ये इनके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, अदरवाइज़ तालिबान की रजाइम इन वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस या डिप्रेस कर सकती है, इनके ह्यूमन राइट्स का मासिव वायलेशन कर सकती है। तो ये जो डिपोर्टेशन हो रहा है, ये डिपोर्टेशन एक लार्ज अमाउंट ऑफ अफ़गानी माइग्रेंट्स को इफ़ेक्ट तो करेगा ही करेगा। साथ-साथ में ये जब डिपोर्टेशंस के बाद ये जो लोग हैं वापस अफ़गानिस्तान में जाएँगे, तो अफ़गानिस्तान जिसको बड़ी मुश्किल से थोड़ा स्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो वापस वहाँ पे डिस्टेबलाइज़ हो सकता है और आने वाले टाइम में फिर से एक सिविल वॉर की डायरेक्शन में मूव हो सकता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ हियर व्हेन इट कम्स टू अफ़गानिस्तान। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ एग्जीक्यूशंस इन सऊदी अरेबिया रीच अ रिकॉर्ड हाई मोस्टली ओवर ड्रग केसेस। एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी। ये एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने लास्ट ईयर 345 लोगों को जो है डेथ एग्जीक्यूशन किया था, डेथ की पनिशमेंट दी थी, जो पिछले 3 डिकेड में, पिछले 30 सालों से जब से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनमें सबसे हाईएस्ट नंबर है। और इनमें से 2/3 ऑफ पीपल जो एग्जीक्यूट हुए हैं ये वो हैं जिनको नॉन लीथल ड्रग चार्जेस पे एग्जीक्यूट किया गया है। ऐसा एक और ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है रिप्रीव नाम से, उनका कहना है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मासिव जो बोलते हैं एक ह्यूमन सप्रेशन या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी बात बोलना, उसको इंडिकेट करता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को सप्रेस करने की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट का, स्टेट का apparatus यूज़ करके करने की कोशिश की जा रही है। देन उसके बाद ब्रिक्स समिट। यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ये अभी ब्राज़ील की विज़िट पे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग ब्रिक्स समिट। तो वहाँ पे संडे को ब्रिक्स समिट कंक्लूड हुआ था और उसमें वहाँ पे ब्रिक्स समिट के अंदर में सारी कंट्रीज़ ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन दिया था। तो ये जॉइंट डिक्लेरेशन में उन्होंने रियोस डिक्लेरेशन या ब्राज़ील डिक्लेरेशन इसको बोला जाता है। तो इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में अराउंड 126 कमिटमेंट्स जो हैं उनके लिए कंट्रीज़ ने हाँ बोला है, जिसमें मेन उनका जो फोकस या एजेंडा है वो है ग्लोबल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, क्लाइमेट फाइनेंस, हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और कुछ अदर स्ट्रेटेजिक एरियाज, इन पे मिलके काम करने के लिए डिक्लेरेशन ने बात करी है। इसकी जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये 17th ब्रिक्स समिट है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर। तो ये जो 17th ब्रिक्स समिट हुआ था इसकी थीम क्या थी इस साल? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन यूनियन और स्टेट पीएससी, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अंदर में उनका एम्फेसिस किस पे था कि मल्टीलेटरलिज्म को रिइंफोर्स या प्रमोट किया जाए। अभी हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि कुछ गिनती चुनती की 2-3 कंट्रीज़ है जैसे रशिया, चाइना, यूएस, ये पावरफुल, ऑल पावरफुल हो गई हैं और ये सारी पावर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें अब पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो ये जो ब्रिक्स का समिट है वो ये बोलता है कि मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करना है कि भाई बहुत सारी कंट्रीज़ हों जिनमें पावर थोड़ा-थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड हो ताकि एक कोई कंट्री डोमिनेट न कर पाए। सोवरेन इक्वालिटी, मतलब कंट्रीज़ के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करना है। 3 कोर पिलर्स पे
कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ मीन्स। मीन्स की आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स के कोर पिलर कौन से हैं जिस पे वो काम करना चाहता है। तो एक तो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, दूसरा इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप और तीसरा कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। इन 3 चीज़ों पे जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ है वो अपना कोऑपरेशन डीपन करना चाहती है। इसके साथ-साथ यहाँ पे इसमें कई और डिक्लेरेशन, कई कई सेक्टर स्पेसिफिक डिक्लेरेशन भी ब्रिक्स में आए थे। जैसे ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जो क्लाइमेट फाइनेंस को प्रमोट करना चाहता है। देन ब्रिक्स लीडर्स स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई की फील्ड में एक ग्लोबल गवर्नेंस चाहता है कि सारी कंट्रीज़ मिलके काम करें एआई को रेगुलेट करने के लिए। और एक न्यू लॉन्च हुआ है दैट इज़ ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिसीजेस। इसके अंदर में जितनी भी सोशल टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, लोगों के बीच में इश्यूज़ होते हैं या सोशल रीजंस के कारण जो उनमें हेल्थ केयर के इश्यूज़ होते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए ब्रिक्स की कंट्री पार्टनरशिप करना चाहती है। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ब्रिक्स समिट वाज कि यहाँ पे इंडोनेशिया को फुल मेंबर की तरह इस समिट ने वेलकम किया। इंडोनेशिया इज़ नाउ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज के लिए होमवर्क क्या है, आपको ये बताना है कि ब्रिक्स की मेजर 5 कंट्रीज़ तो आपको पता है जो पहले से मेंबर हैं। ब्रिक्स के न्यू मेंबर्स कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं? कौन-कौन से नए एप्लीकेंट हैं जो ब्रिक्स के अलावा भी अब ब्रिक्स के मेंबर हैं? ये 5 कंट्रीज़ के अलावा भी ब्रिक्स के कौन-कौन से मेंबर हैं, ये बताना है। और कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी मेंबरशिप की एप्लीकेशन अभी पड़ी हुई है, दे आर ऑब्जर्वर कंट्रीज़। कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने के लिए अभी अप्लाई किया हुआ है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है विदाउट मिस। आप अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स ही हैं जो अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करके देते हैं। ट्रस्ट मी, ये जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपको आने वाले टाइम में अगर आप साल भर ये रेगुलरली करते हैं, तो ये आपको प्रीलिम्स में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एनॉर्मसली। तो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ बेसिकली सर्चिंग फॉर योरसेल्फ। खुद से जो सर्च करते हैं ना और सर्च करके आंसर देते हैं ना, वो हमको लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत अच्छे से बना रहता है। सो मैं डिसिप्लिन से आपके लिए ये वीडियो डालता हूँ ना बना के, न्यूज़ पूरा स्टडी करके, रिसर्च करके, आपके लिए मुश्किल से 1 या 2 होमवर्क देता हूँ मैं। वो होमवर्क आपको करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म, अल्टीमेटली हम दोनों आपके लिए ही पढ़ रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर यू पीपल ओनली। तो आप अपने लिए सिंसियर नहीं है तो हाउ एम आई गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? तो उस केस में जस्ट सर्च दिस होमवर्क एंड रीड अबाउट इट एंड पुट द कमेंट आंसर इन दिस कमेंट सेक्शन हियर सो दैट यू लर्न मोर अबाउट इट। देन उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़। 80 प्लस पीपल डेड आफ्टर फ्लैश फ्लड्स इन टेक्सास। टेक्सास में एक बहुत ही बड़ा फ्लड आया है। उस फ्लड में 80 प्लस से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। और यहाँ पे ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? ये न्यूज़ 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेंस के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं कि क्या वार्निंग्स जो है वो टाइमली मैनर में नहीं मिली और क्या यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कहीं लैग था, जिसके कारण लोग पहले से कोई स्टेप्स नहीं ले सके अपने प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें जो है जैसे एक समर कैंप था, उसके कुछ 25 बच्चे थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा, ये जो फ्लड आया, ये क्लाइमेट चेंज के को भी ब्लेम किया जा रहा है कि इतने बड़े लेवल का फ्लड जो है वो टेक्सास में बहुत रेयरली आता है। तो ये यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी इसका रीज़न है। तो यहाँ पे ये जो फ्लड का एग्जांपल है, टेक्सास में जो फ्लड आया, ये आपको हेल्प करेगा आंसर करने में, ये कोट करने में, एग्जांपल की तरह यूज़ करने में। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आप जो भी आंसर लिखते हैं, वहाँ पे आप टेक्सास फ्लडिंग को एग्जांपल की तरह यूज़ कर सकते हैं कि देखो, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज़ को इफेक्ट नहीं करता, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी इफेक्ट करता है। और ये एग्जांपल यूज़ करके आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो और उससे आप ये चीज़ बता सकते हो कि देखो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हो, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ या पुअर कंट्रीज़ में इनको मिलके कोलैबोरेट करके क्लाइमेट चेंज से डील करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के ऊपर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे डाल दो। उसके बाद आती है इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। यहाँ पे न्यूज़ में सिंपली एक न्यूज़ है बस कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जापान और साउथ कोरिया के ऊपर 25% टैरिफ्स जो हैं उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोज़ करने का अनाउंस करा है। और उन्होंने बोला है कि अगस्त 1 से ये जो न्यू टैरिफ्स हैं ये इनके ऊपर इम्पोज़ होंगे। देन इसके बाद साइंस में अगेन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है ये मॉस्किटो से डील करने के लिए एआई का यूज़ कर रहा है। तो अभी क्या होता है, जैसे नॉर्मल प्रोसेस अब ये होती है कि हमको लगता है कि अगर मॉस्किटो हो रहा है, पर्टिकुलरली मॉनसून का सीज़न होता है, तो यहाँ पे मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है।
तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे लार्विसाइड छिड़का जाता है। लार्विसाइड मतलब हम एक वो स्प्रे मारते हैं, पूरे एरिया में स्प्रे करते हैं हर जगह, और उससे क्या होता है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनके जो एग्स और लार्वाज़ है वो किल हो जाते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये बड़ा ही अनसिस्टमैटिक मैनर है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है इसमें आपको लार्विसाइड छोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे एनवायरनमेंट में क्या होता है, कुछ एरियाज़ या पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे मॉस्किटो की पॉपुलेशन हाई या कंसंट्रेटेड होती है। तो अननेसेसरी हम सब जगह क्यों छिड़कें? तो उसके लिए नाउ आंध्र प्रदेश इज़ टेकिंग हेल्प ऑफ एआई। एआई से ये सेंसर्स का यूज़ करके जो है ये सेंस करेगी या ये डिटेक्ट करेगी कि कहाँ पे मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और उसके हिसाब से जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है ज़्यादा मॉस्किटो की पॉपुलेशन का, वहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ करके उतने एरिया में ही सिर्फ जो है ये उसका लार्विसाइड का ये जो केमिकल्स है उसका स्प्रे किया जाएगा इफेक्टिवली उनको मॉस्किटो की पॉपुलेशन को और अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक पूरा इसका सिस्टम बनाया है, दैट इज़ स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम, एसमॉस। ये सिस्टम जो है आगे चल के मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और ये ऑलरेडी कुछ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। So this completes our news of the day. I hope you enjoyed the video, you learned from something from it. आपको ये डेली न्यूज़ कवर करने में हेल्प कर रहा है। If this video is really helping you cover daily news in a systematic manner and proper manner, do tell me in the comment section. आप मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि वाकई मैं आपके लिए रेगुलर प्रोसेस में करूँ, हमेशा करता रहूँ, कि इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए। ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट इट कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड योर नीड्स बेटर। अपार्ट फ्रॉम इट हमारे एक टेलीग्राम का भी चैनल है। अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। डू जॉइन दैट चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम माय साइड। एंड अदर देन दैट हमारा एक जीएस का मेंटरशिप कोर्स भी रनिंग है, जिसमें आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं घर पे रह के, तो उस केस में आप इस कोर्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप और कॉल मी ऑन दिस नंबर 8962291192। Thank you very much for watching the video.